हेलो दोस्तों, मैं आशीष भाटिया एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप करंट अफेयर्स की रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं और नेक्स्ट क्लासेस में हम करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी घटनाक्रम है उनको देखेंगे। आज हम राजस्थान पॉलिटी की स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं राजस्थान पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले जो संवैधानिक और सांविधिक या वैधानिक जो आयोग है उनको देखेंगे। तो इस कड़ी में आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके बारे में देखेंगे हम। जितने फैक्ट्स है और जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं या आने वाले हैं उन सबको डिस्कस करते हुए आज का टॉपिक देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो देखिए, जो राजस्थान का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो अब देखिए कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है 1993, यानी 1993 का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है। उसका जो अध्याय 5 है उसकी धारा है 2121। उसके अनुसार कोई भी राज्य सरकार है, ठीक है, वो राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकती है। अर्थात जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है 1993, वो क्या बता रहा है कि जो राज्य सरकार है वो राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकती है। तो इस प्रकार ये कौन सा जो निकाय हुआ, ये हुआ सांविधिक या वैधानिक निकाय। क्यों? क्योंकि हम इसकी जो एक्ट है उसके द्वारा स्थापना कर रहे हैं। अब आगे देखिए कि राजस्थान जो अपना ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसके जो गठन की अधिसूचना है उसके बारे में देखते हैं। बहुत सी एग्जाम्स में ये सवाल आ चुका है और आगे भी आएगा। 18 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना होती है। आप डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 के मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है और इस आयोग ने 23 मार्च 2000 से अपना कार्य है वो करना प्रारंभ किया। 1999 में स्थापना हो रही है और 23 मार्च 2000 से ये कार्य करना प्रारंभ कर रहा है। अब हम अगर बात करें आयोग की संरचना की, कि संरचना कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। जब आयोग बना था गठन के समय, यानी अगर हम बात करें 1999 की, तो जब आयोग बना उस वक्त एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हुआ करते थे। परंतु 2006 में हमने संशोधन किया, ठीक है, 2006 में संशोधन हुआ। उस संशोधन के बाद क्या हुआ कि जो आयोग में एक अध्यक्ष और सिर्फ 2 सदस्य यही रहेंगे। तो इस प्रकार हमने क्या देखी, संरचना देखी कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। यानी अब अगर आपसे सवाल है एग्जाम में कि जो आयोग है उसकी संरचना कैसी है, तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। 2006 में हमने संशोधन किया, उसके बाद में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। आगे हम देखते हैं। आगे अगर अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अध्यक्ष और सदस्यों के लिए। तो अध्यक्ष की अगर बात करें हम, तो जो हाई कोर्ट होता है, एचसी का मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय है जो राजस्थान का, या आप किसी भी हाई कोर्ट की बात कीजिए, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। यानी अगर कोई हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है या कोई अन्य न्यायाधीश है, वो क्या है, अध्यक्ष की योग्यता रखते हैं। तो अब देखिए कि 2019 में ये संशोधन हुआ, उसके बाद में ये क्लॉज जोड़ा गया। अब आगे हम देखें तो इसमें सदस्यों की बात करें, सदस्य कौन हो सकते हैं। एक सदस्य कौन होगा, हाई कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग, यानी जो उच्च न्यायालय है उसका या तो सेवानिवृत्त या जो कार्य जो अभी वर्किंग है वो न्यायाधीश, या फिर जिला न्यायालय का रिटायर्ड या वर्किंग न्यायाधीश। जो जिला न्यायालय का जो रिटायर्ड या वर्किंग न्यायाधीश होगा उसे 7 वर्ष का मिनिमम कम से कम क्या हो, जिला न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए। ये एक क्लोज है इसके अंदर सदस्यों में। दूसरा देखिए, जो 2 सदस्य होते हैं, अगर दूसरे सदस्य की बात करें तो वो सदस्य कैसा होगा, जिसको मानवाधिकारों का विशेषज्ञ, जिसको मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट है, उसका नॉलेज हो, वो इसका दूसरा सदस्य होगा। अब देखिए 2019 में यह संशोधन हुआ कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अध्यक्ष हो सकते हैं। इसी के साथ क्या बताया गया कि जो पदेन सदस्य होते हैं वो आपके अनुसूचित जाति आयोग है, जनजाति आयोग है, माइनॉरिटी है, या चिल्ड्रन वुमेन्स आदि जो आयोग है उनके अध्यक्ष क्या होते हैं, इसके पदेन सदस्य होते हैं।
ये हमने बात करी योग्यता की। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कि जो मानवाधिकार अपना जो आयोग है संरक्षण अधिनियम, इसकी धारा है एक, धारा 22, धारा 22 क्या बता रही है हमें कि जो अध्यक्ष और सदस्य है उनका चयन कैसे किया जाएगा। अब उनके चयन के लिए क्या करेंगे, एक चयन समिति है, वो सिफारिश करेगी किसको, राज्यपाल को। अब राज्यपाल नियुक्ति करेगा किसकी सिफारिश पे, चयन समिति की सिफारिश पे। अब इस चयन समिति की अगर हम बात करें तो इस चयन समिति में कौन होता है, जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, सीएम यानी मुख्यमंत्री, उसके बाद गृह मंत्री, फिर विधानसभा अध्यक्ष और एक नेता प्रतिपक्ष। तो ये क्या है, चयन समिति में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, सीएम, उसके बाद गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। अब हम बात करते हैं कि ऐसे राज्य जहां पे क्या है, विधानसभा के साथ विधान परिषद भी विद्यमान है, तो वहां पे हम क्या करेंगे कि चार जो सदस्य है, ये हमने चार देखे, तो विधान परिषद के जो वो विधान परिषद के जो अध्यक्ष होंगे और नेता प्रतिपक्ष होंगे, तो दो सदस्य और जुड़ गए आपके। तो यहाँ पे कितने सदस्य चयन समिति में होंगे, टोटल 6 सदस्य। तो अगर किसी राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद विद्यमान है तो 6 सदस्य इस चयन समिति में लिए जाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि चयन समिति में कोई पद रिक्त है तो नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है, देखिए, सपोज कीजिए कि नेता प्रतिपक्ष है वो नहीं है विधानसभा में, ठीक है, बहुत बार होता है कि सीटें इतनी मात्रा में नहीं आ पाई कि नेता प्रतिपक्ष है वो या फिर नहीं चुना, तब या फिर जैसे गृह मंत्री है, कोई भी एक पद मान लीजिए कि इस चयन समिति में नहीं है, तो जो राज्यपाल है जब इन सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा तो वो विधिमान्य मानी जाएगी। ये एक क्लॉज है नोट में। आगे देखिए, जो अध्यक्ष और सदस्य है वो त्याग पत्र किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। तो ये हमने कौन सी धारा देखी, 22। अब इसमें एक और है धारा 22 में कि जो राज्यपाल आयोग है, आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देगा, राज्यपाल को, ठीक है, जो वार्षिक प्रतिवेदन होगा, रिपोर्ट होगी, वो राज्यपाल को देगा। तो ये हमने धारा 22 की बात करी। अब आगे हम बात करते हैं धारा 23, 22। तो धारा 23 क्या बता रही है हमें कि जो त्याग पत्र है अध्यक्ष और सदस्य वो किसको देंगे, तो अध्यक्ष और सदस्य त्याग पत्र किसको देंगे, राज्यपाल को। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, चयन समिति की सिफारिश पे। त्याग पत्र किसको देंगे, अध्यक्ष और सदस्य, राज्यपाल को। अब आगे हम बात करते हैं हटाने की प्रक्रिया। इनको हटाएगा कौन, नियुक्ति कौन दे रहा है, राज्यपाल, पर राज्यपाल हटाएगा नहीं इनको। राज्यपाल, यहाँ पे हटाने वाला कौन है, राष्ट्रपति। तो जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो हटाएगा राष्ट्रपति। और कैसे हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट है उसकी जांच के बाद अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। तो ये हमने धारा 23 देखी जिसमें त्याग पत्र और हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। इंपॉर्टेंट क्या है, जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद इन सदस्यों को हटा सकता है। अब आप पूछेंगे कि सर हटा सकता है तो इनको कौन से ऐसे ग्राउंड्स है, कौन से आधार है, कौन से कारण है जिनके आधार पे इनको हटाया जाएगा। अब वो कारण देखते हैं, तो वो कारण कौन से हैं, कदाचार, असमर्थता, वो बोल दे कि भाई मैं जो पद है उसको सक्षम नहीं हूं, पद का धारण करने में असक्षम हूं मैं। दिवालियापन, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट हो जाए। चित्त विकृत यानी दिमागी संतुलन है वो खराब हो जाए, या फिर वो लाभ का पद धारण कर ले, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, लाभ का पद होता है, वो धारण कर ले। तो ये सारे हमने कारण देखे कि राष्ट्रपति किन ग्राउंड्स पे इनको हटाएगा। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, उसके बाद राष्ट्रपति हटाएगा। अब आगे देखते हैं हम धारा 24, जो क्या बता रही है हमें, कार्यकाल, कि इनका जो कार्यकाल है वो कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, जब आयोग बना था पहले, तब कितना था, 5 या 70। इसका मतलब क्या है कि 5 वर्ष कार्यकाल या फिर 70 वर्ष की उम्र, जो भी कम हो, दोनों में जो भी कम हो, जो भी पहले, ठीक है। और अब क्या है, 2019 में हमने संशोधन किया। 2019 में संशोधन करने के बाद क्या हुआ, इनका कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया, जो भी पहले, अर्थात या तो 3 वर्ष पहले पूरे हो जाए या फिर 70 वर्ष की आयु,
ठीक है, जो भी पहले होगी तब तक इनका कार्यकाल है। तो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, धारा 24 क्या बता रही है, कार्यकाल 3 या 70 वर्ष, जो भी पहले 2019 में संशोधन हुआ। अब 2019 में जब संशोधन हुआ तो दो बातें और सामने आई, ठीक है। इस संशोधन में हमने दो चीजें और देखी कि जो अध्यक्ष और सदस्य है ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, अर्थात इनको वापस अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता अगर इनका कार्यकाल या उम्र का कोई इश्यू ना हो तो। उसके बाद क्या है, अध्यक्ष और सदस्य है वो सेवानिवृत्त रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद वो भारत सरकार या राज्य सरकार है उनके अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। अर्थात जब रिटायरमेंट हो जाएंगे उसके बाद ये अध्यक्ष और सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई और पद धारण नहीं कर सकेंगे। ये हमने 2019 के संशोधन में दो मुख्य चीजें देखी। एक क्या देखी हमने, जो पहले कार्यकाल कितना हुआ करता था 5 या 70 वर्ष, उसको हमने 3 70 किया और ये दो हमने संशोधन किए। अब आगे देखते हैं हम धारा 25। धारा 25 हमें क्या बोल रही है कि जो अध्यक्ष का पद है वो रिक्त हो जाएगा तो राज्यपाल सदस्यों में से किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। आप सब जानते होंगे कि राजस्थान के जो आपने अगर संरचना देखी है 1+2 मैंने आपको बताई, एक अध्यक्ष और दो सदस्य। तो दो सदस्य, एक सदस्य का नाम है रामचंद्र सिंह झाला और दूसरे सदस्य का नाम है महेश गोयल। इन दोनों में से अब क्या हुआ कि जो जीके व्यास थे हमारे गोपाल कृष्ण व्यास, जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, वो हो गए रिटायर्ड। और अभी हाल ही के दिनों में जो रामचंद्र सिंह झाला है, रामचंद्र सिंह झाला है जो सदस्य हैं उनकी क्या की गई है, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये लाइन हमने देखी धारा 25 में कि अध्यक्ष का पद अगर रिक्त है तो राज्यपाल सदस्यों में से किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। अभी कार्यवाहक अध्यक्ष किसको बनाया गया है, रामचंद्र सिंह झाला को क्या बनाया गया है, कार्यवाहक अध्यक्ष। तो ये हमने देखा। अब देखिए धारा 26, धारा 26, इसमें सेवा शर्तें बताई गई है कि जो सेवा शर्तें क्या नियम होंगे, वेतन है, उसके बारे में बताया गया है धारा 26 में। तो धारा 26 क्या बता रही है कि जो वेतन है, सेवा शर्तें हैं, उनका निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, आंसर क्या होगा, राज्य सरकार। अब देखिए कार्यकाल के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी इनके जो वेतन भत्ते हैं, इनकी जो सेवा शर्तें हैं, उनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता कार्यकाल के दौरान। ये हमने देखी धारा 26। अब आगे देखते हैं हम, आगे देखिए, अब हम देखते हैं जो मानवाधिकार आयोग है उसके कार्य का देखते हैं कि कौन कौन से कार्य करते हैं। सबसे पहली चीज ये क्या है, सलाहकारी या परामर्शकारी निकाय है। मतलब कि अगर सलाह दे दी इसने या सिफारिश कर दी, सिर्फ परामर्श कर सकता है, ये सजा नहीं दे सकता, दंड नहीं दे सकता। तो अब देखिए, राज्य सरकार या संबंधित अधिकारी है वो, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी सलाह उनपे बाध्यकारी नहीं है, परंतु राज्य सरकार आयोग को यह बताएगी कि रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की। यानी सलाह बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ परामर्शकारी निकाय है, पर राज्य सरकार को यह बताना होगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग ने कोई अमुक मामले में कोई कार्रवाई के लिए अनुशंसा की है तो सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की, ये बताना होगा। आगे देखिए, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भाई केंद्र सूची है उसके लिए हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना रखा है, और समवर्ती सूची में राज्यों के भी दोनों की अवशिष्ट शक्तियां आती है। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची है उनके विषयों पर एचआर का मतलब ह्यूमन राइट, मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच, ठीक है, ये आयोग कर सकता है। उसके बाद है संस्था या लोक सेवकों जो ह्यूमन राइट का क्या कर रहे हैं, वोयलेशन, उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी जांच कर सकता है, दंड या सजा नहीं दे सकता क्योंकि इसको। अब आगे देखिए, ये राज्य की जेलों में जाएगा, जो बंदी गृह वहां जाएगा। अब आप सब जानते हैं कि भारत में जो जेलों की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है, मानवाधिकारों का उल्लंघन वहां पे बहुत ही व्यापक स्तर पर होता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो राजस्थान की जेलें हैं वहां जाएगा, बंदी गृह वहां जाएगा,
जांच करेगा, वहां देखेगा कि कोई मानवाधिकारों का जो उल्लंघन है वो तो नहीं हो रहा है, और सिफारिशें कर सकता है कि आप जेल में ये स्थिति सुधारिए। जेलों के लिए सरकार को बता सकता है कि जेलों में जो बंदी है उनकी जो मानवीय जो अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा है, तो आप इन चीजों पे काम करिए, ये सिफारिश कर सकता है। आगे क्या है, ह्यूमन राइट है, जो मानवाधिकार आयोग, जो मानवाधिकार होते हैं अपने ह्यूमन राइट्स, उनके बारे में शोध और अनुसंधान है उसके लिए प्रोत्साहन करता है ये। उसके बाद है ह्यूमन राइट, लोगों को जागरूक करना, मानवाधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करेगा, प्रोत्साहित करेगा, उनमें चेतना का विकास करेगा। उसके बाद है, अगर ह्यूमन राइट का वोलेशन होता है तो ये स्वतः संज्ञान ले सकता है और जांच प्रारंभ कर सकता है। यानी आप सब जानते हैं, कई बार हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कहीं पे कुछ घटना होती है, या आयोग ने कोई ऐसा वीडियो देखा है, या आयोग के पास कोई ऐसी शिकायत गई है, तो वो स्वतः संज्ञान के आधार पे जांच स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद है ह्यूमन राइट की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक और विधिक प्रावधानों की समीक्षा करना। हमारे संविधान में आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल राइट्स है, या फिर जो भी कानून बने हुए हैं जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बता रहे हैं, मानव अधिकार के बारे में बताए हैं, उनकी क्या करेगा, ये समीक्षा करेगा प्रावधानों की। अब आगे हम देखते हैं, आगे अगर हम इसकी कार्य प्रणाली पे बात करें कि जो मानवाधिकार आयोग है वो कैसे काम करता है, तो देखिए, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करता, यानी मामले 1 साल के अंदर अंदर के जो भी इश्यूज होते हैं, जो कहाँ पे भी अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो जांच करेगा। उसके बाद है, सेना से संबंधित मामलों की जांच नहीं करता। जो आर्मी के जो वो होते हैं, अपने सैन्य मामले होते हैं, उनकी जांच नहीं करता, क्योंकि वहां पे अलग जो लॉ होता है वो चलता है, आप सब जानते हैं। उसके बाद है, न्यायालय में लंबित मामलों की जांच तब करेगा जब न्यायालय अनुमति देगा, अर्थात न्यायालय में अगर कोई मामला विचाराधीन है या लंबित है, तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग है पहले न्यायालय से, जो भी संबंधित न्यायालय होगा वहां से अनुमति लेगा कि हम इस मामले की जांच करना चाह रहे हैं। न्यायालय यदि ये अनुमति देता है, उसके बाद ही आयोग क्या है, जांच जारी, वो जांच कर सकता है। अब आगे देखिए, इस जो आयोग है इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। राज्य सरकार या किसी प्राधिकारी को किसी मामले की सुनवाई के लिए निर्देश दे सकता है, इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ये हमने इसकी कार्यप्रणाली के बारे में देखा। अब देखिए, जो आयोग है, हम सब जानते हैं कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है, वे न्यायाधीश है, सदस्य जो है, क्योंकि उच्च न्यायालय का या जिला न्यायालय, अगर आप देखेंगे वो सदस्य और अध्यक्ष के बारे में, तो वो जो न्यायपालिका है उस बैकग्राउंड के बंदे हैं। अब यहाँ देखिए कि जो जांच कर रहे हैं, ठीक है, अब जांच आप सब जानते हैं, अगर ह्यूमन राइट का कहीं पे वोलेशन होता है तो उसमें ऐसे मामले आते हैं कि वहां पे जांच के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम चाहिए। तो जो ये आयोग है इसके पास खुद की एक जांच एजेंसी है, यानी एक अन्वेषण, इसके पास खुद की एक संस्था है। अब ये टीम क्या करती है इस टीम में एक तो होता है सचिव, जो आईएएस रैंक का होता है, और एक आईजीपी यानी पुलिस महानिदेशक रैंक का एक, इसमें पुलिस का भी एक व्यक्ति होता है। ये दो क्या करते हैं, अन्वेषण टीम है जो जांच एजेंसी है उसमें होते हैं। आगे हम बात करें कि आप अगर कहीं पे ह्यूमन राइट का वोलेशन हो रहा है, ये मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि एक जन सामान्य के लिए भी एक ये मतलब जानने लायक और समझने लायक एक टॉपिक है। अब आप देखिए कि शिकायत कैसे करते हैं अगर आप कहीं पे भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आपको लगता है, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत कर सकते हैं, कोई फीस नहीं लगती। शिकायत कैसे करते हैं, देखिए, शिकायत का मोड ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, फोन कॉल से कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, प्रत्यक्ष जाके कर सकते हैं, कोई भी फीस नहीं लगती शिकायत करने की। शिकायत की भाषा, अगर लैंग्वेज की बात करें, तो भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसकी किसी भी भाषा में शिकायत 7 दिन के अंदर आयोग के समक्ष रखी जाती है। अब देखिए, शिकायत करेंगे, संविधान की कोई भी लैंग्वेज है, जो अपनी 8वीं अनुसूची है उसकी कोई भी भाषा है उसमें शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब शिकायत हो गई, आयोग क्या एक्शन लेगा इस पे, तो वो देखिए कि आयोग इस पे क्या कार्यवाही करेगा। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसके लिए राज्य सरकार को अंतरिम सहायता की अनुशंसा और क्षतिपूर्ति या नुकसान के लिए
भुगतान की सिफारिश कर सकता है। हम सब जानते हैं ये परामर्शकारी निकाय है, सिफारिश सिफारिश कर सकता है। राज्य सरकार बाध्य नहीं है इसकी सिफारिश मानने को, पर यहाँ पे सिफारिश करना इसकी एक जिम्मेदारी है। तो पीड़ित व्यक्ति को अगर उसको कोई नुकसान हुआ है तो उसकी अंतरिम सहायता के लिए अनुशंसा करेगा राज्य सरकार को, या जो संबंधित प्राधिकारी है उनको। दोषी लोक सेवक लोक सेवक के विरुद्ध सिफारिश करेगा कि आप रिट है उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यानी ये इसके ये एक्शन लेगा कि जब इसके पास शिकायत आएगी कि या तो राज्य सरकार को अनुशंसा करेगा कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कोई क्षतिपूर्ति या नुकसान है उसकी भरपाई के लिए भुगतान दे, सिफारिश करेगा, या फिर हाई कोर्ट और या सुप्रीम कोर्ट में ये रिट के लिए भी जा सकता है। लोक सेवकों के विरुद्ध क्या करेगा, सिफारिश करेगा कि कार्यवाही की जाए। आगे हम देखते हैं, कुछ फैक्ट देखते हैं। आप सब जानते हैं कि जो ये आयोग है राजस्थान पॉलिटी है उसमें ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं कि कई बार स्टूडेंट का दिमाग खराब हो जाता है कि आरपीएससी ये क्वेश्चन कहाँ से लेके आ रही है। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं कुछ फैक्ट आपके सामने लाया हूं। एक बार सरसरी नजर से इन फैक्ट्स को हम देख लेते हैं ताकि एग्जाम में हमारे कोई समस्या ना हो। अगर हम बात करें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है प्रथम अध्यक्ष की, तो प्रथम अध्यक्ष कौन है, कांता कुमारी भटनागर। अब कांता कुमारी भटनागर है प्रथम अध्यक्ष। इनके बारे में कुछ चीजें हम देखते हैं। एक तो ये कि ये प्रथम अध्यक्ष है, एक ये है कि इनका जो कार्यकाल है वो सबसे न्यूनतम कार्यकाल रहा, यानी सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाला अगर कोई मानवाधिकार का अध्यक्ष है तो वो कौन है, कांता कुमारी भटनागर। दूसरा ये कि कांता कुमारी भटनागर जी मद्रास उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय की मद्रास उच्च न्यायालय की एकमात्र वो सॉरी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रही है। तो ये हमने देखा जो हमारे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है प्रथम अध्यक्ष कौन है, कांता कुमारी भटनागर जी। न्यूनतम कार्यकाल भी सबसे किनका है, कांता कुमारी भटनागर जी का। और ये मद्रास जो उच्च न्यायालय उनकी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश भी रही है। उसके बाद सर्वाधिक कार्यकाल की अगर बात करें तो किनका रहे, एन के जैन, जिनका नाम क्या है, नगेंद्र कुमार जैन। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका एक तो क्या है, सर्वाधिक कार्यकाल रहे आयोग के अध्यक्ष के रूप में। दूसरा ये है कि इन्होंने ये एकमात्र ऐसे अध्यक्ष है जिन्होंने कार्यकाल क्या किया, पूर्ण कार्यकाल किया। अर्थात अगर हम 3 और 70 वाला कॉन्सेप्ट देखें तो इन्होंने कार्यकाल पूरा किया है, किसने, नगेंद्र कुमार जैन ने। और सर्वाधिक कार्यकाल भी भाई सीधी सी बात है कि पूर्ण कार्यकाल किया तभी इनका सर्वाधिक कार्यकाल माना जाएगा। अब एच एल दत्तू जो हमारे पूर्व न्यायमूर्ति रहे हैं उन्होंने इस आयोग को दंतहीन या कागजी शेर बोला, यानी कि ये शक्तियां ही परामर्शकारी निकाय है, शक्तियां दी नहीं गई है, तो ऐसा शेर जिसके दांत नहीं है। किसका कोटेशन है ये, एच एल दत्तू, जिन्होंने क्या बताया कि ये जो मानवाधिकार आयोग है वो दंतहीन या कागजी शेर है। उसके बाद हम अगर बात करें तो मानवाधिकार संदेश नाम से राजस्थान जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है मानवाधिकार आयोग, उसकी एक त्रैमासिक पत्रिका है, क्या नाम है, मानवाधिकार संदेश। उसके बाद बात करें जस्टिस सैयद सागिर अहमद, ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। सवाल आ सकता है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे कौन से अध्यक्ष रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, तो क्या आंसर होगा आपका, जस्टिस सैयद सगीर अहमद। उसके बाद बात करें कि जो धारा 2 है, 2 है, उसमें मानवाधिकारों की परिभाषा बताई गई है। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे हैं, अमर सिंह गोदारा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना कब होती है, 10 दिसंबर 1948 को। इसलिए हम जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाते हैं क्योंकि 1948 में स्थापना होती है। तो ये हमने कुछ वो देखे, फैक्ट देखे। अब अगर हम बात करें, आपसे एक बात करता हूं कि जो अपना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, सॉरी, एक तो हम बात करते हैं
राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें हम, तो जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसके अभी कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है रामचंद्र सिंह जाला। ये सदस्य थे, ठीक है। तो सदस्य थे, दो सदस्य थे, महेश गोयल और रामचंद्र सिंह जाला। तो इनमें से एक को क्या बनाया गया? अभी कार्यवाहक अध्यक्ष राज्यपाल ने नियुक्त किया है, क्योंकि जो पहले जो पूर्व अध्यक्ष थे, जिनका नाम था जीके व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास, वो क्या है, रिटायर हो चुके हैं। तो अब किन को बनाया गया है? रामचंद्र सिंह झाला को। और हमारा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, यानी हम नेशनल लेवल पे बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के जो अध्यक्ष है, उनका नाम है अरुण मिश्रा। तो अरुण मिश्रा क्या है? हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। अगर हम बात करें स्थापना की, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की स्थापना, वो आयोग की स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम है रंगनाथ मिश्र। तो ये हमने कुछ फैक्ट देखे। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और हमने बहुत ही एक शॉर्ट क्लास में हमने जो मानवाधिकार आयोग है उसके बारे में देखा, हमने सारे तथ्य देखे, फैक्ट देखे। इस तरह हम जो फैक्ट वो आयोग है राजस्थान के, आरपीएससी है, लोकायुक्त है, और सूचना आयोग है, सतर्कता आयोग है, उन सब के बारे में हम एक एक क्लास में देखेंगे। और राजस्थान पॉलिटी की क्लास अब से कंटिन्यू रहेगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।